मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी न्यूक्लियर बेंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं आज। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस पर गामा रेज गिराई जाती हैं, ठीक है, तो उसके कुछ न्यूक्लियस क्या करते हैं, गामा रेज की एनर्जी को यानी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सब्सटेंस क्या करते हैं, कुछ न्यूक्लियस सब्सटेंस के गामा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। और जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो इससे प्रोडक्शन होगा किसका, एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा और एक पॉजिट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। यानी दो टाइप के मास, यानी दो टाइप के आपके चार्ज निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दोनों मास कैरी करते हैं। तो एक ऐसा फिनोमिनन ये हुआ जिसमें एनर्जी जो हम दे रहे थे उससे मास क्या होता, प्रोडक्ट हो रहा था, यानी प्रोड्यूस हो रहा था। तो एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो मास में, इसे क्या कहेंगे, पेयर प्रोडक्शन कहेंगे। हमने गामा फोटॉन दिया है, ये बदला है एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है। तो दो मास वाली वैल्यू आ गई हैं जिसमें जो मास कंटेन करती हैं, तो ये आपका पेयर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो पॉजिट्रॉन में केवल साइन चेंज रहता है, बाकी दोनों वही मास होता है। तो इसकी अगर कोई सब्सटेंस रेस्ट के पोजीशन में फिर भी है, यानी उसका रेडिएशन नहीं हो रहा है, रेस्ट की पोजीशन में है, और तो रेस्ट के पोजीशन में मास अगर एम नॉट मानते हैं तो आइंस्टीन लॉ से एम नॉट सी स्क्वायर होना चाहिए एनर्जी उसकी, रेस्ट एनर्जी, है ना, रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ से हमने सी की वैल्यू रखी है, एम नॉट की वैल्यू रखी है इलेक्ट्रॉन का मास, और वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक की एनर्जी आ गई। दोनों की एनर्जी डबल कर देंगे, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन की टोटल एनर्जी गामा फोटॉन की कितनी होनी चाहिए, 1.02। जब फोटॉन जो हम फॉल करा रहे हों उसकी एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी पेयर प्रोडक्शन संभव होगा। ऐसे ही क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस अगर हम करें, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हमारा बना था उसको बहुत पास पास में अगर हम ले आते हैं दोनों को एक दूसरे के, तो ये क्या होता है, ये एनहिलेट होने लगते हैं, और एनहिलेट होने के बाद ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जिससे दो गामा फोटॉन्स निकलेंगे, है ना, यानी एनर्जीज़ के बंडल्स निकलेंगे, दो बंडल्स निकलेंगे, गामा फोटॉन दो निकलेंगे आपको। तो एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें अब मास हम पास में ला रहे हैं और एनर्जी में ये बदल रहा है, ठीक है। तो द फिनोमिनन इन विच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड पेयर एनिलेशन। तो ये पेयर एनिलेशन हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा होता है आपका पेयर प्रोडक्शन का। अभी हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सिंबल पढ़े थे, इनको दोनों को ऐड किया जाएगा तो दो फोटॉन हमारे पास बनेंगे, ये क्वेश्चन हुआ। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन हम बहुत पास में ले आए, तो क्या हुआ, दो फोटॉन निकलेंगी, एक एच न्यू इस डायरेक्शन में, एक एच न्यू उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये पेयर एनिलेशन हो गया। इसके बाद आता है मास डिफेक्ट एंड बेंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम बात करें किसकी, किसी न्यूक्लियस की बात करें, तो किसी भी न्यूक्लियस में आप जानते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दें, ठीक है, और बाकी जो मास बचता है न्यूक्लियस का मास, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, तो इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी न्यूक्लियस का मास और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये मास डिफेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का मास ऐड किया और मास ऑफ न्यूक्लियस में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम पी, जेड है मास नंबर, एटॉमिक नंबर सॉरी, और ए माइनस जेड मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाती है, कितने न्यूट्रॉन है, और एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का। तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास ऐड किया गया और न्यूक्लियस का मास इसमें से माइनस किया गया, तब जो डिफेक्ट आएगा यही आपका क्या होगा, मास डिफेक्ट। और इसी डिफेक्ट की वजह से, इसी मास डिफेक्ट की वजह से मास एनर्जी होती है। मास एनर्जी ही बेंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी हमने मास डिफेक्ट पढ़ा, अब मैंने कहा इसी जो डिफेक्ट आता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम में से अगर हम न्यूक्लियस का मास हटा दें तो जो मास हमारा बचा रह जाता है, ठीक है, उसी मास की वजह से डिफेक्ट आता है। तो मास डिफेक्ट से जो एनर्जी बनती है वही बेंडिंग एनर्जी होती है। तो आइंस्टीन लॉ से बेंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिफेक्ट हो जाएगा।
मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमने पढ़ा था प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं। अब अगर हम मान लें कि देखो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बेंडिंग एनर्जी लगभग नेग्लिजिबल होती है, तो टोटल मिला के एनर्जी कितनी होगी, न्यूक्लियस की एनर्जी होगी, ठीक है, या न्यूक्लियस का मास होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसी सब्सटेंस का टोटल मास किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल लिया और इस वाले फार्मूले में जहाँ मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर रहे थे वहीं ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुट करके हमने कैलकुलेट कर लिया तो वैल्यू आ गई है बेंडिंग एनर्जी की मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ सब्सटेंस इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला करके मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है पूरा एक। तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ सब्सटेंस इंटू सी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम केवल न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। ओके, बेंडिंग एनर्जी कर्व, द ग्राफ बिटवीन एवरेज बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर ए इज़ डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है और बेंडिंग एनर्जी आपका वाई एक्सिस पे दिखाया है, एवरेज बेंडिंग एनर्जी दिखाया है। ठीक है, इसमें हमने कर्व दिखाया है आपको। इस कर्व में आप देख रहे होंगे कि जो ऑलमोस्ट जो फ्लैट डिस्टेंस है, ठीक है, रफली फ्लैट डिस्टेंस, वो लगभग देखिए 50 है, तो 50 ये है 50, ठीक है, तो ये 50 से लेकर के ऑलमोस्ट कहाँ तक है, 80 के बीच में फ्लैट डिस्टेंस आ रहा है ना, 50 से 80 के बीच में एकदम फ्लैट डिस्टेंस आएगा। तो जो ये 50 से 80 मास नंबर के बीच में जो फ्लैट डिस्टेंस आता है, ठीक है, पर न्यूक्लियस, इसमें बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है आपकी लगभग कितनी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस वजह से जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो 50 से 80 के बीच स्टेबल होते हैं। 50 जिनका मास नंबर 50 से 80 के बीच रहेगा वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपकी आयरन की होती है जो 50 और 80 के बीच में 56 पे आता है मास नंबर पर। अब अगर हम 80 से ऊपर चलें तो ये डिक्रीज़ होने लगता है। अब 80 से ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा, मास नंबर डिक्रीज़ होने लगेगा, स्लोली बेंडिंग एनर्जी क्या होगी, स्लोली डिक्रीज़ होने, ये बेंडिंग एनर्जी की हाइट है, तो बेंडिंग एनर्जी आपकी डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, और जो पहले हमारे पास एनर्जी थी 8.5, अब वो एनर्जी गिर के रह जाएगी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी कम होने लगेगी। दिस लोअर वैल्यू ऑफ बेंडिंग एनर्जी फेल्स टू ओवरकम द कॉम्बिनेशन कोलम्बियन रिपल्सन। ये जो आपका आता है एनर्जी जो ड्रॉप हो रही होती है बेंडिंग एनर्जी, ये कोलम्बियन रिपल्सन फोर्स की वजह से आता है जो न्यूट्रॉन्स के बीच लगता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के बीच लगता है रिपल्सन फोर्स, इस वजह से ये बेंडिंग एनर्जी कम होती चली जाती है। ठीक है, और इसलिए जो न्यूक्लियस होते हैं हैवी एटम के, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, यानी स्टेबल नहीं रहते हैं 80 के ऊपर वाले, यानी न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो दैन, अगर हम पहले तो हमने हैवी न्यूक्लियस की बात की 80 से ऊपर, अब बिलो दैन 20 की बात करेंगे, ये 20 है, 20 से नीचे वाले की बात करेंगे। तो न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 20 आर बिलो दैन मास नंबर 20 आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 20 से अगर नीचे जाए तो स्टेबल नहीं होते हैं ये, ठीक है, इनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते यानी न्यूक्लियस ब्रेक होते रहेंगे, न्यूक्लियस ब्रेक होते रहेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहेगा। इस कर्व की अगर हम बात करें तो ये कर्व डायरेक्टली शो कर रहा है कि जो हैवी न्यूक्लियस वाले सब्सटेंस होते हैं या लाइट न्यूक्लियस वाले सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो हैवी न्यूक्लियस की बात की जाए 80 के ऊपर या लाइट न्यूक्लियस की बात की जाए 20 से नीचे, दोनों ही क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, यानी दोनों में बेंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस की होगी वो इंटरमीडिएट मास की बेंडिंग एनर्जी से कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, यानी हैवी न्यूक्लियस आपका ब्रेक होगा किस में, 2 लाइटर न्यूक्लियस में, हैवी न्यूक्लियस आपका ब्रेक होगा किस में, 2 लाइटर न्यूक्लियस में, और जो लाइटर न्यूक्लियस होगा वो कंबाइन होकर ज्वाइन करेगा 2 हैवी न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जब एक हैवी न्यूक्लियस 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो इसमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लगभग एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है दो लाइटर न्यूक्लियस में और एनर्जी रिलीज होती है लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, जो कि लाइटर न्यूक्लियाई में होता है। मान लीजिए दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं आपके पास, वो पास में मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बना रही हैं, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहेंगे। इज़ इट क्लियर?